हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे और मेरा नाम है अंकित तिवारी। मेरे प्यारे बच्चों, हम पिछले वीडियो में आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रखे थे। इस चैप्टर में मुझे क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अब हम इस चैप्टर को थोड़ा सा ब्रीफली लेके चलेंगे, मतलब डिटेल वे में लेके चलने वाले हैं कि आखिर किस तरह से हमको उस चैप्टर में माइंड में चीजों को रखना है जिससे बोर्ड के एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। क्योंकि मेरा अभी जो टारगेट है वो हमारा बोर्ड का एग्जाम है, जिसके लिए मेरे पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए और इंफॉर्मेशन होगा तो हम सही तरीके से उस चीज के बारे में लिख पाएंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा था कि इनहेरिटेंस, व्हाट इज इनहेरिटेंस, ये समझने की कोशिश करते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि पेरेंटल कैरेक्टर का ऑफस्प्रिंग के अंदर जाना। आपको बता दें, अगर मेरी बात करें तो मैं अपने फादर और मदर की तरह दिखता हूं, इसका मतलब कि मेरे बॉडी के अंदर या मेरे बॉडी को बनाने के लिए मेरे पेरेंटल क्रोमोसोम इन्वॉल्व हुए होंगे। तो कैसे इन्वॉल्व होते हैं, क्रोमोसोम क्या है, कहां पाया जाता है, ये समझने की जरूरत है। तो बच्चे एक चीज समझिएगा, दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी सबसे छोटी यूनिट जिससे कि उनकी बॉडी मिलके बनी है उसको सेल कहते हैं। कुछ उसी तरह से जैसे मकान बनाने के लिए छोटे छोटे ईंटों की जरूरत पड़ती है, वैसे किसी बॉडी को बनाने के लिए सबसे छोटी यूनिट जिसकी जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं सेल। सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। सेल के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है साइटोप्लाज्म और एक होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन धागा होता है, यानी कि क्रोमैटिन थ्रेड होता है। यही क्रोमैटिन थ्रेड क्या करता है, कंडेंस होता है। कब? जब सेल डिवीजन होता है, यानी जब एक सेल दूसरी सेल बनाने जाती है तो डिवीजन करती है, और डिवीजन में जो मेटाफेज स्टेज आता है, तो मेटाफेज स्टेज में ये जो क्रोमैटिन धागा है एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, यानी कि एक बेहतरीन, एक बड़ा ही खूबसूरत सा स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बड़े आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उस खूबसूरत से स्ट्रक्चर का नाम है व्हाट? क्रोमोसोम। क्या नाम बेटा? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है डीएनए। क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है डीएनए, और डीएनए के अंदर पाया जाता है जीन। मेरी बॉडी में हर काम का जीन है। जैसी जैसी परिस्थितियां क्रिएट होती हैं वैसे वैसे हम क्या करते हैं, उस स्पेसिफिक तरह के एंजाइम को बनाते हैं सिग्नल भेज करके, और फिर हम उस तरह की एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। कहानी क्लियर है? तो इसका मतलब कि इनहेरिटेंस हमारे बॉडी में कैसे हुआ होगा, मैं तो पहले ये समझाने की कोशिश किया कि दुनिया की हर सेल, शरीर यानी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हर सेल के अंदर ये क्रोमैटिन धागा है जो कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बनाता है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन, और यही क्रोमोसोम, डीएनए, जीन या क्रोमैटिन थ्रेड किसी स्पेसिफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक इंफॉर्मेशन या बिहेवियरल इंफॉर्मेशन कैरी करता है। मसला यह है कि हमारे बॉडी में ये फिर कैसे आया होगा, तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि हाफ ऑफ द क्रोमोसोम फादर का और हाफ ऑफ द क्रोमोसोम मदर का बेबी की बॉडी में इंट्रोड्यूस करता है। कैसे करता है? देखिए होता क्या है, जब कोई फीमेल गैमेट यानी जब ओवम बनाती है तो मियोसिस करती है। मियोसिस सेल डिवीजन का वो तरीका होता है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है। मदर हो या फादर हो, उन दोनों के अंदर क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, लेकिन होता क्या है, बाद में ये आधा हो जाते हैं, 23 क्रोमोसोम हो जाते हैं स्पर्म के अंदर एंड 23 क्रोमोसोम हो जाते हैं ओवम के अंदर, जब ये मियोसिस जैसी घातक घटना को अंजाम देता है। क्योंकि मियोसिस सेल डिवीजन का वो तरीका है जिससे क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाए। आधा करने के पीछे रीजन क्या, जरूरत पड़ी आधा करने की? तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये मार्कर है, इस मार्कर के पास 46 क्रोमोसोम है, और मैं चाहता हूं कि ये मेरा हाथ, इसमें भी 46 क्रोमोसोम और ये मेरा हाथ, इसमें भी 46 क्रोमोसोम है, और इन दोनों के मिलाने से इस मार्कर के अंदर क्रोमोसोम डिसाइड हो। तो ऑब्वियस सी बात से इस हाथ से आधा क्रोमोसोम और इस हाथ से आधा क्रोमोसोम जाएगा, तभी तो ये मार्कर बन के तैयार होगा। या दूसरे तरीके से समझिए कि ये पापा हैं और ये मम्मी है, तो पापा के अंदर क्रोमोसोम 46 है, मम्मी के अंदर भी क्रोमोसोम 46 है, और मुझे बनाना है मेरे अंदर भी क्रोमोसोम 46। और मजेदार बात यह है कि इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट होना है।
तो ऑब्वियस सी बात है कि आधा क्रोमोजोम इनका आएगा, आधा क्रोमोजोम इनका आएगा, तभी तो हम 46 वाले हो जाएंगे, 46 क्रोमोजोम हो जाएगा। इसलिए 23 क्रोमोजोम फादर से आया और 23 क्रोमोजोम मदर से आया, तो हम भी 46 क्रोमोजोम अपने पेरेंट्स के बराबर रखे हैं। अन्यथा अगर एक क्रोमोजोम इधर उधर हो जाए, एक क्या अगर 0.001% भी मिस्टेक होता है क्रोमोजोम में, तो कहीं ना कहीं बॉडी के किसी पार्ट में आपको डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। 5 अंगुली की जगह 6 अंगुली हो जाएगी, 5 अंगूरा की जगह 6 अंगूरा हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। कहानियां यही है कि इनहेरिटेंस क्या है, तो बोलेंगे ट्रांसफर ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर इनटू द ऑफस्प्रिंग इज नोन एज व्हाट, इनहेरिटेंस। अब ये होता कैसे है, तो मैंने कहा हर सेल के अंदर क्या है, क्रोमोजोम होता है जो कि उस व्यक्ति विशेष का बिहेवियरल इंफॉर्मेशन कैरी करता है। तो अगर 46 में से 23 क्रोमोजोम मदर का ओवम के अंदर आता है और 46 में से 23 क्रोमोजोम फादर का अगर स्पर्म के अंदर आता है, और यही मिल करके मान लीजिए अंकित तिवारी बनाए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आधा हमारा बिहेवियर फादर का होगा और आधा बिहेवियर हमारे अंदर मदर का होगा। अब ये डिपेंड करता है कि उन दोनों लोगों का बिहेवियर में से कौन सा डोमिनेंट है, जो मेरे ऊपर बॉडी पे ज्यादा एक्सप्रेस हो रहा है, तो मैं उनकी तरह ज्यादा अच्छा बिहेव करूंगा। कहानी समझ में आ रही है? इसलिए कोई भी व्यक्ति विशेष अपने पेरेंट्स की तरह दिखता है, ऐसा साइंटिस्टों ने समझाने की कोशिश की है ना। क्योंकि इस चैप्टर का शुरुआत ही इसी से हुआ है कि आखिर गधे का बच्चा गधा का है, घोड़े का बच्चा घोड़ा क्यों पैदा हुआ, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये चीज हमको दिमाग में रख के चलनी है। तो इनहेरिटेंस क्या हो गया, समझ में आ गया। दूसरा टॉपिक है वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। वेरिएशन का क्या मतलब है? वेरिएशन का मतलब है डिफरेंस इनटू द कैरेक्टर ऑफ ऑफस्प्रिंग ड्यू रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स। जैसे इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। मैं बार बार अपना एग्जांपल इसलिए रहा हूं कि मैं आपके सामने कैमरे के सामने खड़ा हूं और चीजें बड़े आसानी से एक्सप्रेस हो सकती हैं, इसलिए मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूं। मैं अपनी अगर बात करता हूं तो मैं ना अपने फादर की तरफ बहुत आइडेंटिकल दिखता हूं, ना अपनी मदर की तरफ बहुत आइडेंटिकल दिखता हूं। हाँ, कैरेक्टर उन दोनों के हमारे बॉडी में है, लेकिन एग्जैक्ट ना तो मैं अपने फादर की तरह हूं, ना एग्जैक्ट अपनी मदर की तरह हूं। इसका मतलब क्या है कि मेरे पेरेंट्स और मेरे अंदर क्या है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है, उसी को बोलते हैं वेरिएशन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन बड़ा कॉमन होता है, ठीक है। इसका मतलब कि डिफरेंस इन टू द कैरेक्टर ऑफ ऑफस्प्रिंग ड्यू रिस्पेक्ट टू देयर पेरेंट्स इज नोन एज वेरिएशन। एक अच्छा 10 की बातें हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशन तो आप समझ गए होंगे। अब मसला यहां से ये है कि पिछले 8000 10,000 सालों से लोग ये सोच रहे थे कि भाई एक मटर का पौधा है तो उससे मटर ही निकलता है, अगर एक केला है तो उससे केला ही बनता है, अगर एक आम का पेड़ है नहीं मैंगो ट्री है तो उससे मैंगो ट्री ही बनता है, बाकी क्यों नहीं बनते, कोई दूसरे ट्री क्यों नहीं निकल जाते। इस बात को एक्सपेरिमेंटली जिस साइंटिस्ट ने समझाने का दुस्साहस किया उनका नाम था मेंडल साहब। और मेंडल साहब ने बहुत ज्यादा एक कह सकते हैं कि क्लियर वे में चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, इसलिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। पर उस महान व्यक्ति का दुर्भाग्य कि उसके मरने के बाद उसको नोबेल प्राइज दिया गया। वजह क्या थी, उनके लॉ को उस टाइम लोग समझ नहीं पाए। क्यों नहीं समझ पाए, आगे के लेक्चर में हम अब चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, बट बेसिक इंफॉर्मेशन माइंड में रखते हुए चलते हैं मेंडल साहब से रिलेटेड। तो मेंडल साहब को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, मेंडल साहब को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, पिछले वीडियो में भी बताए थे, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। मेंडल साहब 1822 में पैदा हुए, बर्थ हुआ उनका, और 1884 में हमको अलविदा कह गए। मेंडल साहब 1856 से लेके 1863 तक एक्सपेरिमेंट किए। जिस प्लांट पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उस प्लांट का नाम था पाइसम सटाइवम। क्या नाम भैया? उस प्लांट का नाम है पाइसम सटाइवम, यानी कि मटर। इस मटर के पौधे पे उन्होंने जब रिसर्च किया तो कुल 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को उन्होंने ऑब्जर्व किया। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? उसके 2 डिफरेंट फॉर्म।
तो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को उन्होंने ऑब्जर्व किया और उसके लिए उन्होंने 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी क्या किया, ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी ऑफ पी प्लांट को लिया। भैया समझ में आ रहा है, कहानियां क्लियर है? ओके, ये जो उन्होंने 7 कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया उसके कुल 4 पेयर बनते हैं। एक प्लांट का हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ प्लांट कंसीडर किया जाता है। दूसरा हमारे पास सीड है ना, एक क्या है, एक हाइट है, दूसरा सीड है, तीसरा जो है वो पॉड यानी कि छेमी का छिलका, और चौथा है फ्लावर। तो वास्तव में ये जो पढ़ाई हुई, जो 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर हमको ऑब्जर्व करने हैं, वो वास्तव में कुल 4 क्रोमोजोम पे हमको ऑब्जर्व करने हैं। और वो जो 4 क्रोमोजोम हमारे पास है उसको याद करना है 1457 से, यानी कि 1457 इन क्रोमोजोम के ऊपर मेंडल साहब ने इस कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया। जैसे हाइट की बात करें तो हाइट का 2 पॉसिबल फॉर्म मिला, टॉल डोमिनेंट हो गया और ड्वार्फ रिसेसिव हो गया। इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया जाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस को लेकर के। सीड में क्या ध्यान देना है, इसमें एएमयू में एक बार क्वेश्चन पूछा गया 2014 में, यहीं से इसी जो है एक चेकर बोर्ड जो बना हुआ है क्लास 12 की बुक में, इसी से 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब तो एएमयू होता ही नहीं, बंद हो गया सब, तो सीधे नीट हो रहा है। लेकिन जब सीपीएमटी और एईपीएमटी हुआ करता था और उसके बाद यूनिवर्सिटी अपना अलग से एग्जाम लेती थी, तो एएमयू एक एग्जाम हुआ करता था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, तो उसमें इससे जो है 2 क्वेश्चन एक ही साल 2014 में पूछे गए सीधे सीधे। तो कभी भी यहाँ से क्वेश्चन नीट के एग्जाम में पूछा जा सकता है, बोर्ड में पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। सीड में क्या है, सीड में शेप राउंड डोमिनेंट है भैया, और रिंकिल्ड क्या है, रेसेसिव है। वैसे सीड का कलर की बात करूं तो येलो जो होता है वो डोमिनेंट होता है और जो ग्रीन है वो रेसेसिव है। वैसे पॉड मतलब छेमी की छिलका की बात करें तो उसमें 2 चीज है, एक है इन्फ्लेटेड, दूसरा है कंस्ट्रिक्टेड, ठीक है। और उसके बाद है ग्रीन जो होता है छेमी का छिलका, मार्केट में जाएंगे तो हरा हरा रहेगा बड़ा बड़ा, तो उसको लेंगे, झुर्रीदार होकर तो कहेंगे नहीं 2 रुपए सस्ता दोगे तो भी नहीं लेंगे। इसका मतलब क्या है कि ग्रीन डोमिनेंट है और येलो जो है पॉड यानी कि जो छेमी का छिलका होता है उसमें ग्रीन कलर डोमिनेंट होता है और येलो रेसेसिव होता है। फ्लावर की बात करें तो फ्लावर के कलर में वायलेट डोमिनेंट होता है और वाइट रेसेसिव होता है। उसी तरह से अगर मैं फ्लावर की पोजीशन की बात करता हूं तो एक्सियल डोमिनेंट होता है और टर्मिनल रेसेसिव होता है। इसका क्या सेंस है, एक्सियल का मतलब होता है एक्सिस के अलोंग, जैसे अगर ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको एक्सियल कहेंगे, और एकदम टिपवे पे सब अगर बन जाए ऐसे तो उसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनल। तो ये वाला डोमिनेंट है और ये वाला रेसेसिव, ठीक है, कहानी क्लियर है। तो ये सब बेसिक बातें रही जो उसको कि मेंडल साहब ने समझाया। मेंडल साहब को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। 1822 से लेकर 1884 तक एक्सपेरिमेंट किया। 1822 से 1884 तक उनका लाइफ साइकिल है, उनका जीवन काल है। 1822 में पैदा हुए और 1884 में हम लोगों को अलविदा कह गए। 1856 से लेकर 1863 तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। जिस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया उसको गार्डन पी यानी कि पाइसम सटाइवम का है। 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को उन्होंने ऑब्जर्व किया। 14 ट्रू वेराइटी ऑफ पी प्लांट को उन्होंने लिया था और उसमें वो जो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे वो 4 अलग अलग क्रोमोजोम पे 1457 यानी 1457 क्रोमोजोम पे ऑब्जर्व किया। और पहला जो है हाइट को उन्होंने देखा, उसमें देखा टॉल डोमिनेंट है और ड्वार्फ रिसेसिव है। सीड में 2 चीजें, उसका कलर और उसका शेप। पॉड में उसका जो है शेप, उसका कलर, और फ्लावर में उसका जो है कलर और उसके पोजीशन को उन्होंने ऑब्जर्व किया। अब मेंडल साहब इतनी सारी बातें जब ऑब्जर्व कर ली तो उन्होंने एक रूल दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंसी, लॉ ऑफ सिग्रेगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पर इस बात को थोड़ा सा हम ज्यादा क्लियर वे में समझने की कोशिश करेंगे तो मेरे लिए बेहतर होगा। क्योंकि देखिए मेंडल साहब पहले एक्सपेरिमेंट किए, पहले उन्होंने इन मटर के पौधे को उगाया,
उगाने के बाद जो उन्होंने पैटर्न देखा उसी पे लॉ दिया। तो पहले किया क्या होगा, उस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं, फिर अपने आप कहानी अपने आप निखर के आएगी। और ये वीडियो जो है क्लास 10th में जो प्री फाउंडेशन वाले स्टूडेंट है वो, या फिर जो क्लास 12 के बोर्ड अपेयरिंग स्टूडेंट है वो, या नीट में जो अपीयर हो रहे हैं स्टूडेंट, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं बहुत कह सकते हैं बेसिक वे में और बहुत नपे तुले वे में हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे, ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देने वाले ना बहुत कम, तो इससे सारा चीजें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए भाई आगे बढ़ते हैं। मेंडल साहब ने किया क्या वो समझते हैं। तो उन्होंने एक प्लांट लिया और मतलब 2 सीड लिया, एक सीड को जमीन पे फेंका तो वो सीड से निकलने वाला जो पेड़ है वो लंबा हुआ, और दूसरा पेड़ उन्होंने देखा कि एक छोटा पेड़ हो गया। तो 2 सीड मार्केट से 2 तरह का सीड लाए थे, एक झुर्रीदार सीड था और एक गोला सीड था। तो उससे एक लंबा पेड़ हुआ, एक छोटा पेड़ हुआ। भाई हम किसी सीड को जमीन पे फेंकते हैं तो वो जर्मिनेट करता है, उसमें फ्लावर आता है, फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो अब फ्लावर में उन्होंने क्या किया कि इसका पोलन ग्रेन इस पे ट्रांसफर किया और इसका पोलन ग्रेन इस पे ट्रांसफर किया। वास्तव में अगर इनको छोड़ दिया गया होता तो पी जो होता है एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्योंकि मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट उसी के ऊपर होता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां जो है क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया। और क्रॉस पॉलिनेशन के बाद क्या देखा गया कि ऑब्वियस सी बात है, फ्लावर जब पॉलिनेटेड हो गया तो उसमें क्या होगा, छेमी आएगा। देखिए छेमी के दाने आ गए इसमें। ठीक है, कहानी क्लियर है। एक बार हमने खेती कर लिया और दोनों के अंदर छेमी के दाने आ गए। अब इससे जो सीड निकला, चाहे ये छोटे वाले पेड़ से सीड निकला हो या बड़े वाले पेड़ से सीड निकला हो, इन सीड को जाके जमीन में हम फेंके तो उससे मुझे मिली F1 जनरेशन। और हमने जादू क्या देखा कि F1 जनरेशन में जितना का जितना सीड फेंके थे सबसे निकलने वाला प्लांट कितना क्या हुआ, टॉल हुआ। लो तेरी, ये क्या भाई, अभी तक तो हम यही जानते थे कि भैंस का बच्चा भैंस होगा, गाय का बच्चा गाय होगा, छोटे आदमी का बच्चा छोटा होगा, लंबे आदमी का बच्चा लंबा होगा। ये कहां से, ये छोटे वाला जो प्लांट है उसका सीड भी लंबा पेड़ दे रहा है और जो बड़ा वाला प्लांट है वो भी लंबा पेड़ दे रहा है। बोला अच्छा, दोबारा कहानी मचाते हैं। तो देखिए इनको जमीन पे फेंका है, इनमें फ्लावर आया। अब इनमें से हम बहुत सारे पेड़ है, उनमें से 2 पेड़ को, इन्हीं में से 2 पेड़ को अलग से ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, जिसे F2 जनरेशन बनाएंगे। तो इन्हीं में से 2 पेड़ को हमने लिया और लेने के बाद इनका आपस में क्या किया, क्रॉस पॉलिनेशन करा दिया। पॉलिनेशन कराने के बाद फिर क्या होगा, इसमें भी छेमी के दाने आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे भाई, छेमी के दाने इसमें भी आएंगे, यानी कि मटर के दाने आएंगे, मैच्योर होंगे, पेड़ सूखेगा। तो जब इन मटर के दानों को हम जमीन पे फेंके तो हमने एक रेशियो ऑब्जर्व किया कि 3:1 यानी कि 3:1 के रेशियो में हमको प्लांट मिल रहे हैं। मान लो अगर 400 हमको सीड मिलते हैं और 400 सीड को जमीन पे फेंकते हैं तो 310 पेड़ ऐसे मिलते हैं जो लंबे लंबे हैं और 90 पेड़ ऐसे मिलते हैं जो छोटे छोटे हैं। तो एक एवरेज रेशियो मिल गया 3:1 का। पर एग्जैक्ट नहीं है कि नहीं भाई 300 और 100 ही होगा, ऐसा नहीं है। एक एवरेज रेशियो मिलता है कितने का, 3:1 का। अब ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, बोला चलो जो एक्सपेरिमेंट किए इसको समझाने के लिए, थ्योरेटिकली समझाने के लिए एक रूल फॉलो करते हैं। तो उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए एक सिस्टम फॉलो किया जिसको बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझाते हुए उन्होंने अपने दिए हुए 2 लॉ को प्रूव भी उसी के सहारे कर दिया है। तो मैं लॉ के साथ उनके मोनोहाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। बहुत कहानी समझ में आ गई। ये भैया F1 जनरेशन है और ये F2 जनरेशन है। इसी चीज को उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से समझाने की कोशिश की। क्या किया देखिए, उन्होंने कहा देखो हुआ क्या होगा। उन्होंने कहा मान लो कि जो हमने पेड़ लिया है वो पेड़ जो उसका जेनेटिक मटेरियल कैपिटल T और जो छोटा पेड़ है उसका जेनेटिक मटेरियल स्मॉल t, यानी ये इसका जीन हो गया जो उसके अंदर हाइट को डिसाइड करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर वो डिप्लॉयड है तो गैमिट बनाना चाहते हैं तो क्या करते हैं भैया,
मियोसिस जैसी एक घातक घटना को अंजाम देते हैं। तो इस फ्लावर के अंदर मियोसिस होगा और मियोसिस होने से उसके अंदर पोलन ग्रेन भी बनेगा और फीमेल गैमेट भी बनेगा। तो पोलन ग्रेन और फीमेल गैमेट का जो जेनेटिक बिहेवियर होगा वो सिर्फ कैपिटल टी होगा, यानी कि पोलन ग्रेन के पास भी कैपिटल टी होगा और उसके पास जो फीमेल गैमेट है यानी ओवम जो है उसके पास भी क्या होगा, कैपिटल टी ही होगा। सेम थिंग हैपनिंग हियर आल्सो, इसका भी मेल एंड फीमेल गैमेट स्मॉल टी, यानी कि जितना पेरेंटल सेल के अंदर बाकी जो सोमैटिक सेल है उसके अंदर क्रोमोसोम है उसका आधा क्रोमोसोम गैमेट के अंदर होगा। वो गैमेट मेल हो सकता है या वो गैमेट फीमेल हो सकता है। ठीक है, फिर कहा चलो अब इसका पोलन ग्रेन इसके ऊपर ट्रांसफर करते हैं, इसका पोलन ग्रेन इसके ऊपर ट्रांसफर करते हैं, तो उससे क्या होगा, क्रॉस होने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन के बाद मान लीजिए कि इसका मेल फीमेल गैमेट जो मानना क्या है, लिखा ही है कि इसका जो मेल फीमेल गैमेट है उसका जेनेटिक मटेरियल स्मॉल टी है और इसका कैपिटल टी है। तो बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। अब उन्होंने कहा कि देखिए इसके अंदर आधा कैरेक्टर टॉल वाले का भी है और आधा ड्वार्फ वाले का है, उसके बावजूद भी ऑल प्लांट आर टॉल, ऑल प्लांट आर टॉल, इसका सेंस ये निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है लल्ला कि कैरेक्टर तो दोनों के हैं, टॉल के भी हैं ड्वार्फ के भी हैं, फिर भी टॉल है, इसका मतलब टॉल वाला डोमिनेंट है और ड्वार्फ वाला रिसेसिव है। कहानी क्लियर है ये चीज। तो यहां से उनका लॉ ऑफ डोमिनेंसी प्रूफ होता है। उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंसी में यही कहा है कि इफ एनी जीन हैविंग हेट्रोजाइगस सिचुएशन देन डोमिनेंट वन विल एक्सप्रेस एंड रिसेसिव विल नॉट, यानी ऐसा जीन जिसके अंदर दोनों बिहेवियर के आधा आधा कैरेक्टर आए हो, यानी कि डॉर्फनेस का भी आया है और टॉलनेस का भी आया है, फिर भी उनमें से वो किसी एक को एक्सप्रेस कर रहा है, जिसको एक्सप्रेस कर रहा है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो यहां से लॉ ऑफ डोमिनेंसी प्रूफ हो जाती है। यहां से लॉ ऑफ सिग्रीगेशन प्रूफ होता है। देखिए होता क्या है कि जीन तो पेयर में पाया जाता है, लेकिन जब गैमेट बनाते हैं तो उस पेयर में से मात्र एक ही इंटर करता है। तो अगर मैं लॉ ऑफ सिग्रीगेशन को डिफाइन करना चाहूं तो बहुत ही सिंपल सी बात है, कहता है कि द कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म, द कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म आर डिसाइडेड बाय इंटरनल फैक्टर। मतलब मेंडल साहब ने जो है ना जीन को फैक्टर कहा था, इसीलिए तो बात उनकी उस समय थोड़ा लोगों को समझ में नहीं आई क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन मैथमेटिकल था। तो कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म आर डिसाइडेड बाय इंटरनल फैक्टर व्हिच ऑकर्स इन पेयर, व्हिच ऑकर्स इन पेयर। भाई देखिए ऊपर देखिए ना, जीन पेयर में है और कह रहा है कि इनटू द पेयर, यानी कि इनटू द पेयर मतलब उस पेयर में से ओनली वन आर इनहेरिट इनटू गैमेट, यानी कि उस पेयर में से मात्र एक क्या होगा, गैमेट में इनहेरिट करेगा। तो यहां से यहां तक लॉ ऑफ सिग्रीगेशन प्रूफ हो गया। लॉ ऑफ डोमिनेंसी कैसे प्रूफ हुआ? लॉ ऑफ डोमिनेंसी प्रूफ इस तरह से हुआ कि आधा जेनेटिक बिहेवियर टॉल वाले का आया है और आधा ड्वार्फ वाले का आया है। तो दिखना कैसा चीज, बीचों बीच टाइप का, ना तो टॉल ना तो ड्वार्फ, लेकिन यहां दिख कैसा रहा है, दिख रहा है टॉल। इसका मतलब जो टॉल का जो जेनेटिक बिहेवियर है वो ड्वार्फ वाले पे डोमिनेंट है। दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंसी। कहानी क्लियर है? अब मैं लॉ ऑफ डोमिनेंसी को समझने की कोशिश करूंगा, या इसको थोड़ा सा या कह सकते हैं ये जो हम सिस्टम फॉलो किए हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, उसका हमने F1 जनरेशन बनाया है, इसका हम F2 जनरेशन भी कवर अप करेंगे और उसके बाद सीखेंगे एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंसी। और उससे पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन हो रहा है टेस्ट क्रॉस। तो चलिए इसका F1 जनरेशन तो बन गया, अब हम इसका F2 जनरेशन बनाने की कोशिश करते हैं। बोर्ड थोड़ा मेरा छोटा सा है इसलिए आप लोग कोऑपरेट करेंगे, ठीक है।
तो F1 जनरेशन तो बना लिया। F1 जनरेशन में जितने भी मुझे सीड मिले, देखिए अब हम इसको थ्योरेटिकली समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जितने भी सीड मिले उनके पास कैपिटल टी स्मॉल टी जेनेटिक बिहेवियर है, उनको जमीन पे फेंका, पुष्पराज आया उनमें, यानी कि फ्लावर आया, इसमें भी फ्लावर आया, इसमें भी फ्लावर आया। जब फ्लावर आ गया तो ये इनका जीन जो है अब उसमें मियोसिस होगा, और मियोसिस से क्या होगा बेटा, मियोसिस से जो है मियोसिस से जो है वो क्या बनेगा बेटा, गैमेट बनेगा। तो इधर बनेगा कैपिटल टी और इधर बनेगा स्मॉल टी, इधर भी बनेगा कैपिटल टी, इधर बनेगा स्मॉल टी। कहानी क्लियर है? अब फिर उसके बाद हम इसका जब क्रॉस करेंगे तो यहां मुझे मिल जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इसमें हमको 3:1 का रेशियो मिलेगा, किसका, फेनोटाइप का, यानी कि 3 जो है हमको लंबे और 1 छोटे दिखेंगे। और अगर जेनोटाइप का रेशियो देखेंगे तो 1:2:1 का मिलता है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब अगले वीडियो में हम टेस्ट क्लास से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।